आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की NCERT। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है भूगोल। इसके अंतर्गत देखिए हमने 2 चैप्टर हमारे पढ़ लिए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका की नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इस चैप्टर के अंदर आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी का बाहरी जो आवरण है, जिसे कि हम स्थल मंडल कहते हैं, तो स्थल मंडल जो है वो देखिए प्लेटों के रूप में बटा हुआ है। अब ये जो प्लेटें हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जानेंगे कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूवमेंट करती रहती हैं, ये गतिशील हैं। अभी किस प्रकार से इसकी गति होती है, उसके अलावा देखिए अन्य ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारे स्थल मंडल के अंदर जो बदलाव आ रहा है, जो चेंज है, जो नई नई आकृतियां बन रही है, या स्थल मंडल में किसी भी प्रकार का देखिए कोई भी परिवर्तन, इनको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि इन परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि एक भूगर्भ शास्त्री जिनका की नाम था FB टेलर। FB टेलर भूगर्भ शास्त्री, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि देखिए हमारे जो महाद्वीप हैं या फिर महासागर हैं, ये क्या है, स्थिर नहीं है, एक जगह पर ये फिक्स नहीं है, ये लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ये गतिशील हैं। जब इनसे कारण पूछा गया कि क्या कारण हो सकता है, तो इन्होंने बताया कि देखिए जिस प्रकार से ज्वार भाटा आता है ना, किस वजह से, जो चंद्रमा और सूर्य का जैसे ज्वारीय बल, तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि जो चंद्रमा है वो क्या करता है, अपने ज्वारीय बल से पृथ्वी की इन चीज़ों को आकर्षित करता है। उसकी वजह से जो महाद्वीप हैं ये हमारे गति करते हैं। लेकिन ये चीज़ देखिए पूरी तरह से सही नहीं थी, पर लेकिन इन्होंने एक चीज को यहाँ पर देखिए बल दिया। इन्होंने बताया कि ये जो महाद्वीप और महासागर है ये क्या है, गति करते रहते हैं। अब इसी दिशा के अंदर जो है खोज होनी प्रारंभ हुई। उसके बाद देखिए एक अन्य भूगर्भ शास्त्री जिनका कि क्या नाम था, वेगनर। तो वेगनर ने भी अपने प्रयोगों से ये साबित करने की कोशिश की कि हमारे जो महासागर है और महाद्वीप के हैं वो क्या है, गति करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर कारण की बात की जाए तो इन्होंने भी ऐसा ही कारण दिया कि चंद्रमा का ज्वारीय बल, उसके अलावा पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है उसकी वजह से भी क्या है, ये महाद्वीप गति करते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ तक। तो ये चीज़ क्या थी, ये थ्योरी इनकी ज़्यादा चली नहीं, लेकिन एक चीज़ को बल मिला यहाँ से कि क्या महाद्वीप वगैरह क्या करते हैं, गति करते हैं। उसके बाद देखिए एक भूगर्भ शास्त्री जिनका की नाम था विल्सन। तो विल्सन नाम के भूगर्भ शास्त्री ने सबसे पहले एक नाम दिया, एक शब्द दिया, जिसका कि क्या नाम था, प्लेट। तो यहाँ से क्या हुआ, प्लेट शब्द की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने बताया कि देखिए हमारा जो लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, वो क्या है, प्लेट के रूप में विभाजित है, प्लेट के रूप में बटा हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ से पता चली। उसके बाद में देखिए अन्य वैज्ञानिक जैसे कि मॉर्गन है, उसके अलावा हैरी हैश, तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोगों से ये साबित किया कि हमारी जो पृथ्वी का बाहरी आवरण, जिसे कि स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहा जाता है, ये क्या है, प्लेट के रूप में विभाजित है और ये क्या करता रहता है, गति करता रहता है। गति के सब कारण भी बताए गए कि भाई ये क्या है, पृथ्वी के नीचे जो मोल्टन मैग्मा है, जो पिघला हुआ क्या है, मैग्मा है, उसके ऊपर क्या हमारा लिथोस्फीयर है, ये प्लेट्स हैं और उसकी वजह से क्या करती हैं, ये गति करती हैं। तो यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है प्लेट से, कि हमारा जो स्थल मंडल है वो क्या है, प्लेट के रूप में बटा हुआ है। तो देखिए अब हम प्लेट को समझेंगे कि प्लेट क्या चीज़ है। तो देखिए हमने पिछले अपने चैप्टर के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखिए ये इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था कि ये हमारी पृथ्वी का इस प्रकार से हमने एक टुकड़ा निकाला था। देखिए ये पृथ्वी है, तो यहाँ से केंद्र से इस प्रकार का पीस यहाँ पर निकाल लिया गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसे क्या नाम दिया था हमने, क्रस्ट कहा था। और ये भी बताया था कि क्रस्ट के ऊपर ही क्या है, हमारे इस प्रकार से ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप स्थित हो गए। और कहीं पर जो नीचे का पार्ट है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, इसको क्या कहा गया, इसको
महासागर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के क्रस्ट पर, भूपर्पटी पर ये दोनों चीजें स्थित हैं। उसके बाद देखिए 35 किलोमीटर तक ये क्या है, क्रस्ट की मोटाई है। कितनी? 35 किलोमीटर। ये क्रस्ट हो गया, क्या है ये, भूपर्पटी या फिर क्रस्ट। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे क्या रहता है, लिथोस्फीयर रहता है। लिथोस्फीयर तो ये हो गया हमारा क्रस्ट को ही बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसके नीचे क्या होता है, देखिए एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर यानी कि इसे क्या कहा जाता है, दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए अन्य परत की तरह क्या है, इतना कठोर नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, एस्थीनोस्फीयर क्या है, पिघला हुआ चट्टानों का क्या है, मैग्मा। तो ये है एस्थीनोस्फीयर यहाँ पर। तो देखिए एस्थीनोस्फीयर जो है वो क्या है, इसके नीचे क्या है, मेंटल है। उसके बाद ये क्या था हमारा, कोर। तो एस्थीनोस्फीयर जो है वो देखिए किसका पार्ट है, वो मेंटल का ही हिस्सा है। तो यहां से देखिए इस प्रकार से ये क्या है, पूरी मेंटल हो गई। एस्थीनोस्फीयर जो है मेंटल का ही भाग है। तो देखिए एस्थीनोस्फीयर जो है क्रस्ट के तुरंत बाद प्रारंभ नहीं होता। एस्थीनोस्फीयर से थोड़ा सा पहले यहां पर क्या है, मेंटल का ही कुछ सॉलिड पार्ट यहां पर रहता है। ये क्या है, ये भी मेंटल का ही हिस्सा है। यहां से लेके इस प्रकार से ये क्या है, हमारी मेंटल है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल का कुछ ठोस हिस्सा, उसके बाद यहां पर है आपका लिक्विड मोल्टन मैग्मा, जिसे कि क्या नाम दिया गया, एस्थीनोस्फीयर। तो देखिए यहां पर एक चीज कि ये जो है यहां पर क्रस्ट से लेकर ये मेंटल का कुछ ठोस भाग, इसी चीज को ही मिलाकर क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि लिथोस्फीयर क्या है। देखिए क्रस्ट प्लस में मेंटल का ठोस भाग, ये मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि एस्थीनोस्फीयर में क्या है, मोल्टन मैग्मा है। अब यहां पर देखिए ये पिछले चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा था कि ये जो अलग अलग लेयर है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनका तापमान, इसके अलावा दाब हो गया, और घनत्व जो तो मैंने बताया था कि क्या था, हर एक लेयर का अलग अलग था। बाहरी लेयर से अंदर की तरफ जाने पर ये सब चीजें बढ़ती हैं। उसकी वजह से क्या है, जो इनकी गति है उसके अंदर में भी विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार से ये गति करती है। तो इनकी गति की वजह से क्या है, देखिए दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर घर्षण उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, और घर्षण की वजह से क्या है, यहाँ पर असीम ऊर्जा जनरेट होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या है, मोल्टन मैग्मा है, जो कि ठोस चट्टानों का ही पिघला हुआ रूप है। तो यहाँ पर क्या है, इनके अंदर देखिए रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वो भी निरंतर क्रिया करते रहते हैं। तो देखिए एक तरफ तो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो है फ्रिक्शन भी जनरेट हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो ऊर्जा है वो निरंतर बढ़ती रहती है। उसी ऊर्जा की वजह से ये और ज़्यादा पिघलना प्रारंभ हो जाता है। तो और ज़्यादा जब ये पिघलता है तो देखिए इस प्रकार से जो ये मैंने गोल गोल बनाए हैं, तो इस प्रकार से मैग्मा का क्या बनना प्रारंभ हो जाता है, मैग्मा चैम्बर इनको कहा जाता है। तो ये क्या बन गए, आपके मैग्मा चैम्बर बन गए। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ी तो मैग्मा इसके अंदर देखिए इस प्रकार से रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है, अपने चैम्बर के अंदर मैग्मा घूमने लगता है। एनर्जी और ज़्यादा बढ़ी, और ज़्यादा पिघलना प्रारंभ हुआ तो क्या है, इसका आयतन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब देखिए इसको फैलने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं मिल रही, तो ये क्या करेगा, देखिए अब यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाना इसने प्रारंभ किया। ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, जैसे कि ये क्या है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, उसके नीचे ये आपका मोल्टन मैग्मा। मैंने बताया कि ऊपर की तरफ ये प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए क्रस्ट इस प्रकार से उठनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जब देखिए बहुत अधिक प्रेशर होगा तो क्या है, यहाँ से ये जो लिथोस्फीयर है हमारा टूट जाएगा। लिथोस्फीयर के अंदर दरार आ गई, लिथोस्फीयर टूट गया। तो इस प्रकार से ये हमारी देखिए क्या बन गई, प्लेट बन गई। यहाँ पर दो भागों में टूट गई, तो एक हिस्सा तो ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। तो ये क्या है, ये हमारी
प्लेट है। तो ये प्लेट आप समझ गए कि प्लेट क्या चीज़ है। तो देखिए जो हमारी पूरी पृथ्वी है इसको बड़े बड़े रूप से 6 प्लेटों के अंदर विभाजित किया गया है। उसके अलावा देखिए जो छोटी छोटी प्लेटें हैं वो बहुत सारी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको समझ में आई कि हमारी जो देखिए लिथोस्फीयर है वो क्या है, इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर टिकी हुई है। और जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, प्लेट के रूप में विभाजित है। तो प्लेट क्या है, लिथोस्फीयर का वो टुकड़ा जो कि क्या कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर पर गति कर रहा है, वो क्या है, प्लेट है। तो ये प्लेट हो गया। तो देखिए यहीं पर आप इसको भी समझ लें, जो ज्वालामुखी है वो भी सेम प्रोसीजर है उसका भी। तो ज्वालामुखी भी क्या है, जब देखिए इस प्रकार से भाई बड़ी दरार के रूप में नहीं, छोटे लेवल पर, ये तो प्लेट बनना तो बहुत बड़ी एक क्रिया हो गई। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर पर इस मोल्टन मैग्मा को छोटी मोटी जगह मिलती है, कमजोर जहाँ पर जमीन होती है, लिथोस्फीयर होता है, वहाँ पर देखिए क्या है, उसको तोड़ता हुआ यहाँ पर वेंट बोलते हैं, ओपनिंग, यानी कि लिथोस्फीयर की जहां से देखिए कमजोर जगह होगी वहां से ये मैग्मा क्या है, अचानक से निकलना इस प्रकार से प्रारंभ हो जाएगा। और यही क्या बन जाएगा हमारा, इसको ही वोल्केनो कह दिया जाता है, इसको ही ज्वालामुखी कह दिया जाता है। तो देखिए ज्वालामुखी जो है वो क्या है, यही है जब मोल्टन जो मैग्मा है ये क्या है, अर्थ की जो क्रस्ट है उससे अचानक से बाहर निकल आता है किसी वेंट के माध्यम से, ओपनिंग के माध्यम से। तो यही क्या है, हमारा वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये जो ज्वालामुखी का देखिए जो पदार्थ भूमि से बाहर आते हैं तो उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, वाटर वेपर्स होती है, जल वाष्प जो है वो सबसे अधिक रहती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि देखिए 60 से लेकर 80% तक तो उसके अंदर जलवाष्प ही होगी। बाकी का क्या होगा भाई, धुएं के रूप में बाहर निकलेगा। इसके अंदर देखिए पदार्थों के बिल्कुल छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं जैसे कि डस्ट बोल दिया, थोड़े बड़े साइज के हैं तो उनको ऐश बोल दिया जाएगा, ऐश हो गई। उसके अलावा क्या है, आपकी डस्ट है। उसके अलावा कई सिल्वर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार की गैसें यहाँ से निकलेगी, तो जो कि क्या है, वातावरण के लिए हानिकारक है। देखिए पोल्यूशन का भी एक कारण है। उसके अलावा जो लावा बहकर कहीं आसपास के जंगलों में चला गया तो वहाँ पर क्या है, जंगलों में आग का भी कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से नुकसानदायक हुए। और ज्वालामुखी आपको पता है कि इस प्रकार से बाद में ठंडा होने पर क्या करेगा, एक पर्वत का भी निर्माण करता है जिसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था। तो ज्वालामुखी देखिए किस प्रकार से स्थल को चेंज कर रहा है। तो ज्वालामुखी देखिए इस प्रकार से निकला तो यहाँ पर क्या हुआ, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ, और लावा कहीं दूर तक फैलता चला गया तो यही क्या करेगा, पठार का निर्माण करेगा जब ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी है। और आपने जाना कि ये प्लेट्स क्या है, और प्लेट में गति का कारण क्या है कि लिक्विड यहाँ पर क्या है, मोल्टन मैग्मा के ऊपर तैर रही है, उसकी वजह से ये क्या करती है, गति करती है। उसके बाद देखिए दूसरी जो हमारी बात है बुक के अंदर, वो किसके बारे में बताया गया है आपको, भूकंप के बारे में। भूकंप से पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ों का कारण, तो देखिए आपको समझ आया कि पर जो प्लेट्स हैं इनकी गति की वजह से ये बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि क्या आएगा, भूकंप आ सकता है। उसके अलावा देखिए ज्वालामुखी मैंने आपको बताया। उसके अलावा जैसे कि लैंडस्लाइड बोलते हैं, भूस्खलन, वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो पृथ्वी की हमारी सतह है जिसे कि हमने लिथोस्फीयर का नाम दिया, तो लिथोस्फीयर में ये जो परिवर्तन आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं। तो देखिए कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो कि क्या करती है, इन चीज़ों को बना रही है। स्थलाकृतियाँ जो हैं, लैंड फॉर्म जो है, इनका निर्माण कर रही है। तो इस फोर्सेज को, ये जो बल है, इनको दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहले अगर बल की बात की जाए तो देखिए वो कौन सा है, एक मिनट में मारकर दूसरा ले लूं। तो देखिए पहला जो है वो आपका कौन सा है, एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक यानी कि एक्सो का मतलब होता है देखिए बाहर का, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी कि बहिर्जनित बल इसको नाम दिया जाएगा। यानी कि देखिए ऐसे फोर्स, ऐसे बल जो कि क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के, देखिए पृथ्वी के स्थल मंडल के अंदर चेंज ला रहे हैं, लेकिन कहां से, बाहर से।
पृथ्वी के अंदर की बात नहीं हो रही, ये बाहर से पृथ्वी के स्थल मंडल में परिवर्तन लाएंगे। तो ये कौन से हैं? बहिर्जनित बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। और दूसरा क्या है हमारा? ये है एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स यानी कि आंतरिक, अंदर का। तो ये इनको क्या कहेंगे? अंतर्जनित बल इनको कहा जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें एक्सोजेनिक फोर्स की, तो आप सोचिए कि पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है, यहाँ पर जो चेंज है वो किस प्रकार से आ सकते हैं। तो देखिए, अगर कारणों की बात करें तो यही कारण है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर देखिए क्या है, आपका अपक्षय है जिसे कि वेदरिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए अन्य जो है वो क्या है? अपर्दन। अपर्दन आपका क्या है? इसको इरोजन है। उसके बाद तीसरा क्या है? निक्षेपण, जिसे कि क्या कहा जाता है? डिपोजिशन। तो ये सब चीजें क्या है? ये क्या करती हैं? स्थल पर किसी न किसी आकृति का निर्माण करती है। तो अपक्षय क्या चीज है? अपक्षय देखिए क्या है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई देखिए कोई चट्टान है, तो चट्टान के अंदर क्या है? किसी भी प्रकार की कोई टूट फूट होती है तो ये क्या है? उसका अपक्षय है। यानी कि वो चट्टान टूटनी प्रारंभ हो जाएगी, उसके अलावा छोटे छोटे कणों के अंदर बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, अब ये अपक्षय जो है वो किसकी वजह से होगा? ये होगा बाहरी कारणों से। इसीलिए क्या कहा गया है? इसको एक्सोजेनिक फोर्स कहा गया है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है कि भाई तापमान की वजह से फर्क पड़ सकता है। पहले भी बताया कि रात के समय, दिन के समय क्या है? तापमान अधिक है तो चट्टान जो है वो फैलना प्रारंभ हो गई। उसके बाद रात को जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो ये सिकुड़ना प्रारंभ हो गई। बार बार ये क्रिया होगी तो क्या है? चट्टान टूटनी प्रारंभ हो जाएगी। उसके अलावा देखिए दाब है, उसके अलावा वर्षा हो गई, आपकी बारिश हो रही है। उसके अलावा देखिए जो पाला वगैरह पड़ता है ठंड के अंदर, वो भी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ पर क्या है कि जो पानी अंदर देखिए ओस के रूप में चला जाता है और वो पानी बहुत ठंडा होकर जैसे जम भी जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे उसका साइज बढ़ना प्रारंभ होगा छेद का, और क्या है? चट्टान ब्रेक हो जाएगी। उसके अलावा देखिए मानव जनित कारण भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी क्या है? ये भी चट्टान को अपक्षित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अपर्दन की बात, जब यही टूट फूट चट्टानों का यही टूटना किसके द्वारा हो? देखिए जल के द्वारा, या फिर वायु के द्वारा, या फिर बर्फ के द्वारा, जिसे कि हम हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर वगैरह कहते हैं। तो उसके द्वारा जब ये काम किया जाता है अपक्षय का, तो उसे क्या कहते हैं? अपर्दन कहा जाता है। उसके बाद देखिए निक्षेपण क्या है कि जब ये चट्टान टूट गई, जब ये चट्टान थी कोई, तो अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप क्या हुआ कि ये टूट गई, छोटे छोटे कणों के अंदर ये बदल गई। लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या है कि कुछ कारक जैसे कि यही जल, वायु और ये ग्लेशियर, हिमानी, हिम नदी, ये क्या करते हैं? देखिए इन कणों को जैसे हवा आई अपने साथ में उड़ा कर ले जाएगी, जल जो है अपने साथ में बहा कर ले जाएगा, ये हिम नदी भी क्या करेगी? इस प्रकार से बहा कर ले जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे? एक नई स्ट्रक्चर का यहाँ पर निर्माण करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसके फलस्वरूप बनेगी? निक्षेपण के फलस्वरूप बनेगी। अभी हम पढ़ेंगे इन तीनों की, जल, वायु और जैसे जो ग्लेशियर हैं या फिर समुद्र हैं, तो ये देखिए किस प्रकार से नई स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो क्या हुए हमारे एक्सोजेनिक फोर्स हुए, बाहरी जो बल हैं उनके बारे में बात। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अंतर्जनित यानी कि एंडोजेनिक फोर्स, ऐसे बल जो कि अंदर से काम कर रहे हैं। तो वो अभी अभी हमने पढ़ा। एक तो जैसे क्या था, इसमें देखिए दो टाइप हैं। एक तो क्या है आपका, एक तो है बहुत, यानी कि जो ऐसे परिणाम जो कि बहुत कम समय में आपके सामने आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? जैसे कि आप लघुकालिक कह सकते हैं। लघुकालीन बल जो कि क्या है, बहुत छोटे समय के लिए लगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? पृथ्वी के स्थल रूप के अंदर परिवर्तन ला दिया। जैसे कि देखिए इसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था, एक तो था ज्वालामुखी, उसके अलावा भूकंप का भी ऐसा ही है, इसको कुछ समय नहीं लगता, देखिए बहुत कम समय में क्या करते हैं? चेंज ला देते हैं। और तीसरा क्या था? जैसे कि भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है हमारा, ये तो क्या थे? लघुकालीन, बहुत कम समय के अंदर होता है। दूसरा क्या है? जैसे कि दीर्घकालीन,
इसको क्या बोलते हैं, इसको स्थल निरूपण बल भी इसको कहा जाता है। ये क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह के अंदर चेंज तो लाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा इनको टाइम लगता है। जैसे कि देखिए अभी हम जो प्लेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये जो प्लेट्स हैं देखिए बहुत धीरे धीरे क्या है ये गति करती रहती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो उनका परिणाम है वो बहुत लंबे टाइम बाद सामने आता है। ठीक है, इसीलिए क्या है ये दीर्घकालीन है। तो प्लेटें देखिए क्या क्या निर्माण करती है, जैसे कि महासागरों का निर्माण होगा या फिर महाद्वीपों का निर्माण होगा। तो ये क्या है, दीर्घकालिक स्थलों के अंदर चेंज है, लंबे समय के अंदर होंगे। उसके अलावा देखिए जैसे कि पर्वतों का निर्माण है, पर्वत निर्माण है। तो पर्वत निर्माण देखिए जैसे आपने पढ़ा था, जैसे कि भाई वलित पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, ये सब क्या है पर्वतों के प्रकार है। तो इन पर्वतों का जो निर्माण है वो भी क्या है एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती है। तो हमारी जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स आप समझ गए हैं। तो प्लेट देखिए ये क्या करती रहती हैं, प्लेट जो है गति करती रहती है। प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, तो ये क्या करती रहती हैं, गति करती रहती हैं। हमारा जो देखिए धरातल है जिसके ऊपर हम खड़े हैं ये भी निरंतर गति कर रहा है। तो देखिए लगभग साल के अंदर कुछ क्या है ये मूवमेंट कर चुकी होती हैं प्लेटें, और अब भी ये गति कर रही है। इस चीज का पता कैसे चलता है, जैसे कि देखिए हमारा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, 2 प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ था। जैसे कि इंडियन प्लेट थी, ये क्या थी, यूरेशिया की जो यूरेशियन प्लेट थी, तो इन दोनों के टकराने से क्या हुआ था, बीच के अंदर देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। बीच में तैथिस सागर था, उसका मलबा था, तो उसकी वजह टकराने की वजह से क्या हुआ, वही मलबा ऊपर उठ गया और उसको ही हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। तो देखिए अब ये जो प्लेटें हैं ना, ये निरंतर अब भी एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। जो हल्की प्लेट है वो भाई इस प्लेट के नीचे थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे चली जाती है और नीचे जाती ही रहती है। तो अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है, जिसके फलस्वरूप क्या है कि देखिए हिमालय जो है इसका जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती रहती है। साल भर के अंदर कुछ तक ऊंचाई इसकी बढ़ जाती है। इस चीज से पता चलता है कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो अब भी गति कर रही है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं ज्वालामुखी के बारे में, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अभी थोड़ा हम भूकंप के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए भूकंप के बारे में, तो देखिए अगर हम भूकंप के बारे में बात करें तो भूकंप क्या है, अभी हमने देखा था हमारा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के अंदर देखिए किसी भी प्रकार का जब अनावश्यक कोई यहाँ पर कंपन होता है तो उसी चीज को क्या कहते हैं, इसको ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप क्या है, स्थल मंडल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई देखिए कंपन हो, जब ये अचानक से इस प्रकार से कांपने लगे तो इसी चीज को क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। अब देखिए भूकंप क्यों होगा, जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई प्लेट होगी, यहाँ पर कोई दूसरी प्लेट होगी, जब एक दूसरे की तरफ ये गति करें तो ये क्या है, इससे भूकंप आ सकता है। उसके अलावा देखिए कोई प्लेट जैसे नीचे जा रही है, यानी कि प्लेटों की गति की वजह से क्या है, भूकंप आ सकता है। इसके अलावा पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा भी भूकंप आ सकता है। तो ये सब क्या है, भूकंप है। इस प्रकार से आपका भूकंप आता है। तो देखिए अगर भूकंप की बात करें तो ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर ही सतह जो क्या है, स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल से ही नीचे एक पॉइंट होता है कोई ना कोई, जहां पर की प्लेटें आपस में टकरा रही हैं या फिर किसी भी प्रकार की वहां पर कोई गति हो रही है, तो वहां पर क्या है, भूकंप प्रारंभ होगा सबसे पहले। और भूकंप जहां पर प्रारंभ होगा उसको क्या कहा जाएगा, ये कहलाएगा फोकस। इसको फोकस कहा जाएगा, उद्गम केंद्र कहा जाएगा। जहां से भूकंप का प्रारंभ होता है वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। अब उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थल मंडल पर देखिए कोई ना कोई यहाँ पर चीज होगी, कोई ना कोई यहाँ पर जैसे सिटी हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई भी चीज होगी। तो जहां पर फोकस के ठीक ऊपर जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे अभिकेंद्र कहा जाएगा, यानी कि एपी सेंटर उसको कहा जाएगा। और एपी सेंटर पर क्या रहेगा, भूकंप का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो कहाँ पर रहेगा, इसी एपी सेंटर के ऊपर रहेगा। तो देखिए भूकंप के दौरान जब भूकंप जैसे आता है तो सब क्या होता है,
3 प्रकार की तरंगे निकलती है। 3 प्रकार की जो है सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगे यहाँ पर निकलती हैं। तो देखिए कौन कौन सी तरंगे हैं। एक तो आपकी है पी वेव है, दूसरी है एस वेव और तीसरी क्या है, देखिए एल वेव। ये तीनों वेव्स के प्रकार हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। तो देखिए अगर पी वेव की बात करें तो इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी वेव इसको कहा जाता है। सबसे पहले जो तरंगे निकलती है वो कौन सी निकलती है, पी वेव निकलती है। तो देखिए इस प्रकार से, जैसे फोकस है ना, यहां से इस प्रकार से तरंगे निकलेंगी और ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगी, ऐसे सभी ऊपर की तरफ जा रही है। तो एपिसेंटर जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान करेगी और जैसे जैसे इनका क्षेत्र जब बढ़ता चला जाएगा वहां पर क्या है, तीव्रता जो है भूकंप की वो कम होती जाएगी, सबसे कम यहाँ पर नुकसान करेगी। तो सबसे पहले इस प्रकार से जो तरंगे चलेंगी वो आपकी कौन सी है, पी तरंगे, जिनको कि प्राथमिक तरंगे या फिर प्राइमरी वेव इनको कहा जाता है। तो देखिए अगर इनकी बात करें पी वेव्स की, तो ये किस प्रकार की तरंगे हैं, देखिए इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे हैं ये। तो यहां पर इस प्रकार से ये तरंग निकली। दूसरी तरंग की बात करें तो वो कौन सी है आपकी, एस वेव। एस वेव्स यानी कि द्वितीयक तरंगे या फिर सेकेंडरी वेव इनको कहा जाता है। तो ये देखिए किस प्रकार की है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कहा जाएगा, यानी कि अनुप्रस्थ टाइप की ये तरंगे हैं। और तीसरी जो तरंग है यहां पर एल वेव यानी कि लॉन्ग वेव इसको कहा जाता है। उसके अलावा देखिए एक भूकंप शास्त्री जिनका क्या नाम था, लव नाम था, तो लव ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको ही क्या कहा जाता है, लव वेव्स कहा जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जो हानिकारक तरंग है वो कौन सी है, एल वेव। एल वेव क्या है, देखिए इस प्रकार से ये सिर्फ धरातल के ऊपर ही मूव करती है और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है कौन सी, एल वेव। एल वेव क्या करती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये है भूकंप के बारे में। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए कि भूकंप का जो मापन है, भूकंप का मापन कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से, तो देखिए सिस्मोग्राफ से मापन हो गया। इसके अलावा देखिए अन्य मापन भी है, जैसे कि मापन का तरीका, जैसे कि एक तो आपका है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल क्या है, भूकंप का देखिए जो नुकसान की तीव्रता होती है कि भूकंप जो है कितनी गति से नुकसान कर रहा है, तो अगर उसका मापन करते हैं तो वो किससे करते हैं, मर्केली स्केल के अंदर मापन किया जाता है भूकंप के नुकसान का। तो ये किस में किया, मर्केली स्केल, 0 से लेकर 12 तक इसका मापन किया जा सकता है। उसके अलावा देखिए दूसरा जो है वो कौन सा है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के ऊपर मापन किया जाता है। इसके अंदर किसका किया जाता है, भूकंप की तीव्रता, भूकंप कितनी स्पीड से आया, कितनी तीव्रता थी उसके अंदर, वो किसमें करेंगे, रिएक्टर स्केल के अंदर। 0 से लेकर 9 तक इसका मापन किया जाता है। अभी तक का ज्ञात जो सबसे ज्यादा तेज भूकंप है वो कितना है, 9.5 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल आप समझ गए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। देखिए 2 पार्ट के अंदर इसको हम पढ़ लेंगे। तो अभी ये पार्ट 1 है, इसके बाद में जो पार्ट 2 आएगा यहाँ पर हम नदियों के द्वारा, उसके अलावा समुद्र या फिर वायु के द्वारा, हिमानी के द्वारा जो शिलाकृतियाँ बनाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।